नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे गंडमूल नक्षत्र विवरण, यानी गंडमूल नक्षत्र के बारे में विस्तार से सब समझेंगे कि कौन कौन सा नक्षत्र गंडमूल का है, गंडमूल नक्षत्र का क्या फल होता है, क्या प्रभाव होता है, साथ ही अभुक्त मूल क्या है। अभुक्त मूल नक्षत्र के मध्य एक विशेष समय है जो विशेष दोषकारी माना जाता है, वह किस नक्षत्र का है, कब है, कितना समय है, और गंडमूल के बारे में विस्तार से समझेंगे। गंडमूल नक्षत्र कौन कौन सा है, और साथ ही मैं आपको गंडमूल नक्षत्र याद करने का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पिछले क्लास में नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी ग्रह याद कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो यदि आप वह याद कर लिए हैं तो आप गंडमूल नक्षत्र बड़ी सरलता से याद कर लेंगे। और आज आइए गंडमूल नक्षत्र के बारे में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। अश्विनी आदि मतलब अश्विनी से लेकर रेवती तक, अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं, और ये 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। ये नक्षत्र हैं अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। गंडमूल नक्षत्र 6 हैं, आप इसे याद कर लीजिए। पहला है अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। अश्विनी से रेवती, ये इतना जो है ये 6 गंडमूल नक्षत्र हैं, आपको याद रखना है। इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक या जातिका, यानी इन नक्षत्रों में उत्पन्न बालक हो या बालिका गंडमूलक कहलाते हैं। गंडमूलक यानी गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक, जिसको यूपी बिहार में सतैसा भी कहते हैं, जिसकी शांति करवानी होती है। इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक स्वयं एवं कुटुंबी जनों के लिए, स्वयं व कुटुंबी जनों के लिए, परिवार जनों के लिए अशुभ माने गए हैं। लेकिन इन नक्षत्रों में कुछ अशुभता भी है और कुछ शुभता भी है, इसको भी हम आज समझेंगे। किंतु ये जीवन में ऐश्वर्य को भोगते हैं। लेकिन ऐश्वर्य को कब भोगते हैं, ये श्लोक देखिए। जातु न जीवति नरो मातुरपक्षो भवेत् स्वकुल हंता। पहले है जातो न जीवती। पहले तो इनका मतलब जिंदगी बड़ा कठिन होता है, जीवन बड़ा कठिन होता है। लेकिन ये आगे यहाँ है बहुगज तुर्गो भवेद भूतः। ये ऐश्वर्य को कब भोगते हैं, तो कह रहा है जातो न जीवती। पहले तो इनका जीवन ही कठिन होता है, ये जीवित रहेंगे या नहीं, जी जाएंगे या नहीं। जातो न जीवती नरो मातुरपक्षो भवेत् स्वकुल हंता। ये माता पिता के साथ अपने स्वकुल जनों के हनन करने वाले होते हैं, अशुभ होते हैं, मारक होते हैं, कष्टकारक होते हैं। इसीलिए यहाँ कहा कि पहले स्वयं के लिए भी जातो न जीवती नरो, मतलब क्या हुआ कि ये तो स्वयं के लिए ही कष्टकारक हैं, बड़े मुश्किल से इनकी जिंदगी बहुत बढ़िया रहा, बहुत शांति कराने के बाद जीवन इनका सुखद होता है, नहीं तो अपने लिए भी कष्टकारक हैं और कुटुंबी जनों के लिए, परिवार जनों के लिए, परिजनों के लिए भी ये कष्टकारक हैं, स्वकुल हंता। लेकिन आगे कह रहा है यदि जीवती गंडांते, यदि ये गंडांत वाले, गंडमूलक वाले जातक या जातिका जीवित होते हैं, जीवित रहते हैं, तो बहुगज तुरगो भवेद भूतः। बहुगज मतलब बहुत सारे हाथी घोड़ा, तुरग कहते हैं घोड़े को, गज कहते हैं हाथी को। ये उस समय की भाषा है जब उस समय हाथी घोड़े का मतलब एक रुतबा था। अब आज के समय में इसे अच्छे से अच्छे वाहन, लग्जरी वाहन, भूमि, भवन, बंगला आदि आप जोड़ लीजिए, ये आप ऐश्वर्य मानिए। उस समय जो ऐश्वर्य था उसके हिसाब से लिखा गया है। आज का जो ऐश्वर्य आप समझ रहे हैं उसको यहाँ आप जोड़ लीजिए, बहुगज तुर्गो भवेद भूतः। यदि गंडमूलक जातक या जातिका जीवित रहते हैं तो बहुत ऐश्वर्य भोगते हैं। अब यहां समझिए गंडमूल नक्षत्र व उनका फल, कि उसका फल क्या है।
इससे पहले आपको बताऊं कि 27 नक्षत्र के प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो गंडमूलक जो 6 नक्षत्र हैं इनके भी 4 चरण होंगे और चारों के फल अलग अलग हैं। यहाँ नक्षत्र दिया हुआ है, ये 4 चरण हो गए और ये प्रत्येक चरण का क्या फल है यह लिखा हुआ है। जैसे यदि मान लीजिए किसी जातक या जातिका का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो इसका प्रथम चरण में पिता को भय, पिता के लिए अशुभ हो गया। द्वितीय चरण में अश्विनी के द्वितीय चरण में सुख संपत्ति, तृतीय में मंत्रित्व पद प्राप्ति और चतुर्थ में राज सम्मान। तो अश्विनी के 1 चरण अशुभ और 3 चरण क्या है? लगभग शुभ है। फिर आश्लेषा के 4 चरण, प्रथम में शांति से शुभ होगा, यानी शांति करवाने के बाद यह शुभ रहेगा। दूसरे में धन हानि, तीसरे में माता को कष्ट, चौथे में पिता को कष्ट। यानी एक अशुभ है वह शांति से शुभ होगा, दूसरा अशुभ है, तीसरा अशुभ है, चौथा भी अशुभ है। मघा का 4 चरण देखिए, प्रथम चरण माता को कष्ट, द्वितीय चरण पिता को भय, तृतीय चरण सुख और चतुर्थ चरण धन विद्या प्राप्ति। ज्येष्ठा बड़े भाई को कष्ट, छोटे भाई को कष्ट द्वितीय चरण में, तृतीय में माता को कष्ट, चौथे में सुख में कमी। यानी ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ये सबसे ज्यादा अशुभ नक्षत्र होता है गंडमूल में, और मूल नक्षत्र भी इसी की तरह है, यह भी सबसे ज्यादा अशुभ नक्षत्र है। जब आप अभुक्त मूल पढ़ेंगे तो इन्हीं दोनों नक्षत्रों का जिक्र मिलेगा, यानी ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र जो हैं ये 2 सबसे ज्यादा अशुभ नक्षत्र हैं उसमें, ये 6 नक्षत्रों में। और इन दोनों में इनके चतुर्थ चरण, ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण और मूल के प्रथम चरण, ये 2 ज्यादा अशुभदायक हैं, दोषकारी हैं। इन्हीं दोनों में से कुछ समय, कुछ विशेष समय निकाला गया है जो अभुक्त मूल कहलाता है। ज्येष्ठा के चौथे चरण में और मूल के प्रथम चरण, इन दोनों चरणों में कुछ विशेष घड़ियां हैं, जो विशेष समय है जो अधिक दोषकारी माना गया है। आगे हम इसको समझेंगे। तो ज्येष्ठा के 4 चरण अशुभ है। मूल देखिए, पिता को नेष्ट, माता को नेष्ट द्वितीय में, तीसरे में धन हानि, चौथे में शांति से शुभ होगा। रेवती के प्रथम चरण राज्य सम्मान, दूसरा मंत्रित्व पद प्राप्ति, तृतीय धन सुख प्राप्ति और चौथे में अनेकों कष्ट हैं। तो ये हो गया गंडमूल नक्षत्र, इनके 4 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और ये उसका फल है नक्षत्रों के प्रत्येक चरणों का। अब देखिए अभुक्त मूल क्या है। शास्त्रकारों ने इन गंडमूल नक्षत्रों में जन्म को अशुभ कहा है। सबसे पहले तो समझिए कि यदि गंडमूल के 6 नक्षत्रों में से चाहे किसी में भी जन्म हो, शांति अवश्य करवाया जाए। बिना शांति कुछ नहीं है। यहाँ आपको सुख संपत्ति, मंत्रित्व पद की प्राप्ति, राज्य सम्मान दिख रहा है, राज्य सम्मान यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन बिना शांति नहीं। शांति जरूरी है। इस गंडमूल की शांति करवाइए। यदि जातक या जाति का गंडमूल में जन्म हो गया है तो उनका, उसके बाद ही ये जो थोड़े बहुत शुभ हैं या ऐश्वर्य का योग बन रहा है तभी संभव है। अब यहाँ देखिए, अगर अभुक्त मूल है तो विशेष रूप से शांति करवानी है। शास्त्रकारों ने इन गंडमूल नक्षत्रों में जन्म को अशुभ कहा है, साथ ही नक्षत्र विशेष की विशेष घड़ियों को अधिक दोषकारी माना है। ये विशेष घड़ियां अभुक्त मूल कही जाती हैं। अभुक्त मूल यानी विशेष घड़ी। 2 नक्षत्रों के जो 2 चरण हैं, ज्येष्ठा के चौथा और मूल के प्रथम, इन 2 नक्षत्रों के मध्य की कुछ घड़ियां विशेष अशुभकारी मानी गई हैं, दोषकारी मानी गई हैं, और इन्हीं को अभुक्त मूल कही जाती है। विभिन्न शास्त्रकारों ने इस संबंध में मत इस प्रकार है। विभिन्न शास्त्रकारों के, इसमें शास्त्रकार आज के समय में पुस्तक लिखने वाले नहीं, नारद ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और बृहस्पति के मतानुसार यहाँ दिया गया है और यही विचारणीय है। नारद के मतानुसार ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घड़ी व मूल नक्षत्र के आरंभ की 4 घड़ी अर्थात कुल 8 घड़ी अभुक्त मूल संज्ञक है।
यानी ज्येष्ठा नक्षत्र का जो चौथा चरण है इसके समाप्ति से पहले के 4 घड़ी और मूल नक्षत्र के प्रथम चरण के प्रारंभ की 4 घड़ी यानी कुल मिलाकर 8 घड़ियां अभुक्त मूल संज्ञक है। ये नारद ऋषि के मतानुसार है। फिर इसी पर वशिष्ठ के मतानुसार ज्येष्ठा नक्षत्र की अंत की 1 घड़ी व मूल नक्षत्र की प्रारंभ की 2 घड़ी अर्थात दोनों मिलाकर 3 घड़ियां अभुक्त मूल संज्ञक हैं, अभुक्त मूल हैं। यानी ये कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं 8 घड़ी 4 ज्येष्ठा के 4 मूल के, लेकिन वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि नहीं, ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण की 1 घड़ी और मूल के प्रथम चरण की 3 घड़ी मिलाकर 2 घड़ी, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण की 2 घड़ी मिलाकर 3 घड़ी अभुक्त मूल हैं। बृहस्पति के मतानुसार ज्येष्ठा की अंत की आधी घड़ी, ज्येष्ठा नक्षत्र की अंत की यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण की समाप्ति के आधी घड़ी व मूल नक्षत्र के प्रारंभ की आधी घड़ी अर्थात कुल 1 घड़ी अभुक्त मूल होती है, यानी अभुक्त मूल संज्ञक है। यानी ज्येष्ठा के चतुर्थ चरण की लास्ट की आधी घड़ी और मूल के प्रथम चरण के प्रारंभ की आधी घड़ी, आधी आधी दोनों के मिला के 1 घड़ी अभुक्त मूल होती है। इस अभुक्त मूल संज्ञक काल में उत्पन्न जातक माता पिता धन संपत्ति आदि के लिए अशुभ फलदायक माना गया है। अतः विधि पूर्वक शांति कर लेने से शुभता रहती है और इसकी शांति, अभुक्त मूल की शांति विशेष रूप से करवानी चाहिए। वैसे तो गंड मूल में ही जन्म है तो इस गंड मूल नक्षत्र की शांति अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि आश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये जो 6 नक्षत्र हैं इसको आप कैसे याद करेंगे। याद करने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पिछले क्लास में ये नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी यदि आप याद किए होंगे, आपको जस्ट इससे पहले वाले ही क्लास में मैं बताया था कि आप जैसे राशि और राशि स्वामी याद करते हैं वैसे नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी याद कर लीजिए। अगर आप इसको याद किए होंगे तो बस आपको याद रखना है कि बुध के 3 नक्षत्र और केतु के 3 नक्षत्र, बस ये जो बुध और केतु हैं इन दोनों ग्रहों के जो 6 नक्षत्र हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रत्येक ग्रह के हिस्से में 3 नक्षत्र है। जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हैं, वैसे ही आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी बुध है और केतु मालिक है मघा, मूल और अश्विनी का। तो बुध और केतु ये जो 2 ग्रह हैं इनके हिस्से में जो 6 नक्षत्र आते हैं यही गंड मूल हैं, यही गंड मूल नक्षत्र हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, मघा, मूल और अश्विनी। बुध और केतु के नक्षत्र को गंड मूलक माना गया है, गंड मूल माना गया है। इन 6 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र बुध के हैं और 3 हैं केतु के। तो जब आप उसको याद कर लेंगे नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी, तो आपको गंड मूल जो नक्षत्र हैं वह स्वतः ही याद हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, या फिर इसको 6 हैं, 6 रट के याद कर लीजिए। साथ ही आपको यह याद रखना है कि इसका फल क्या है, इसका प्रभाव यहां देख लीजिए। साथ ही आपको अभुक्त मूल याद रखना है। अभुक्त मूल में अगर मैं आपको और बताऊं तो नारद के मतानुसार 8 घड़ियां हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं 3 घड़ी और बृहस्पति कहते हैं 1 घड़ी। तो अब आप इसमें समझ लीजिए कि 1 घड़ी सबसे अधिक अशुभकारी, उससे कम 3 घड़ी, यानी 1 के बाद है तो 3 घड़ी उससे कम है और 8 घड़ी उससे कम। यानी यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय आप लागू कर लीजिए कि यदि ज्येष्ठा के अंत के आधी घड़ी और मूल के प्रारंभ की आधी घड़ी में जन्म होता है तो वो सर्वाधिक कष्टकारक है। उसके बाद यदि ज्येष्ठा के अंत की 1 घड़ी और मूल के प्रारंभ की 2 घड़ी में जन्म होता है तो वह थोड़ा सा कम कष्टकारक है। और उसके बाद ज्येष्ठा के अंत की 4 घड़ी और मूल के प्रारंभ की 4 घड़ी में जन्म होता है
तो समझिए कि वह उससे भी थोड़ा कम कष्टकारक है, यानी उत्तरोत्तर कम मान लीजिए। लेकिन अंत की, ज्येष्ठा के अंत की आधी घड़ी और मूल के प्रारंभ की आधी घड़ी में जन्म होता है, यानी कुल एक घड़ी विशेष कष्टकारक है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। तो इसको भी आपको याद करना है ताकि आप फल कथन अच्छा कर सकें, ज्योतिष शास्त्र को समझ सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।